हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अन अकेडमी। रेलवे इंजीनियरिंग के हम पीवाईक्यू कर रहे हैं 100 पीवाईक्यूज ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट 6। तो और ऑल एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया हुए, सारे एग्जाम जहां पर रेलवे इंजीनियरिंग पूछी गई वहां से मैंने क्वेश्चंस को क्लब किया और सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया है। भले ही क्वेश्चन के नंबर अभी तक हमने 50 किए हों, लेकिन आपको यहां से सारा रेलवे रिवाइज हो जा रहा है। मैंने आपको एक रेलवे की मैराथन दी और 5 पीवाईक्यू सेशन इससे पहले करा चुका हूं, वो जरूर आप देखें। चलो आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्या सर, क्वेश्चन नंबर 51, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कांट ग्रेडियंट फॉर ऑल गेजेस इज। तो बोल रहा है लिमिटिंग वैल्यू बताओ। किसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है? कांट ग्रेडियंट की लिमिटिंग वैल्यू बता दो कि इतनी वैल्यू तो कांट ग्रेडियंट की होनी ही होनी चाहिए। किसके केस में? सारे गेजेस के केस में क्या होती है? तो ये आपका एक स्टैटिक सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। तो इसका तो डायरेक्ट आपको आंसर याद करना है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 1 in 720, तो आप बोलोगे 1/720 ये लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, कांट ग्रेडियंट की लिमिटिंग वैल्यू होती है। क्लियर है ये बात? ओके। अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं और क्या पूछ सकता है, अभी देखो बोलेगा कांट डेफिशिएंसी, एक शब्द आता है कांट डेफिशिएंसी। कांट डेफिशिएंसी क्या होता है आपको मैंने पीछे समझाया है, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू में कितना कम है से कितना कम है क्या एक्चुअल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, उसको कांट डेफिशिएंसी बोलते हैं। पीछे की क्लास में मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन में सबको समझा दिया था। तो कांट डेफिशिएंसी सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे सर ये डिपेंड कर जाती है कितनी स्पीड होगी और कितना कौन सा गेज यूज हुआ है। तो अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करूं, मीटर गेज की बात करूं, नैरो गेज की बात करूं, और स्पीड यहां लिख के दी, स्पीड लेस देन इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे जब स्पीड 100 से कम है तो ब्रॉड गेज के लिए वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर होगी, और अगर 100 से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगी कांट डेफिशिएंसी की। मीटर गेज के लिए वैल्यू 100 से कम स्पीड के लिए ही दी गई है, क्योंकि मीटर गेज 100 से ज्यादा स्पीड के लिए आप यूज करोगे ही नहीं। तो आप बोलोगे 5.1 सेंटीमीटर, नैरो गेज के लिए हो जाएगी 3.8 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अभी देखो, तो आपको दिया क्वेश्चन नंबर 52, क्या बोल रहा है? स्टॉक्स रेल्स आर फिटेड। तो स्टॉक रेल कहां फिटेड होती हैं? तो आपको मैंने स्टॉक रेल बताया था, जब मैंने आपको बताया था हील डाइवर्जेंस और फ्लैंज वे क्लियरेंस समझा रहा था, तब मैंने आपको ऐसी दो रेल्स बना के दिखाई थी, ठीक है। इस रेल को मैंने बताया था स्टॉक रेल, ये रनिंग रेल है, मेन रेल यही होती है, ओके। यहां से ये टर्न हुआ, ये कौन सा टर्न बताया? राइट टर्न बताया। ये कौन सी रेल बताई मैंने आपको? टंग रेल ये बना के दी। कौन सी रेल बना के दी सर? ये मैंने टंग रेल बना के दी, ओके। तो बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है कि स्टॉक रेल कहां फिटेड होती हैं, तो आप बोलोगे स्टॉक रेल अगेंस्ट द टंग रेल फिटेड होती हैं। तो ऑप्शन नियर टंग रेल, नियर चेक रेल, अगेंस्ट द टंग रेल, यस सर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना, स्टॉक रेल हमेशा अगेंस्ट टंग रेल फिट होती हैं। ये सवाल आया है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के पीछे भी कुछ सवाल आए थे, अभी हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पूरा क्लियर कर देते हैं। ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो ब्लैक पूरी पट्टी जा रही है ये रनिंग रेल्स हैं, क्या लिख के दिया सर? ये रनिंग रेल्स है, ओके। ये हो गई रनिंग रेल्स, और इन्हीं रेल्स को क्या बोल दिया जाता है? स्टॉक रेल भी बोल दिया जाता है। इन्हीं रेल्स को क्या बोल दिया जाता है? ये रनिंग रेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अभी देखना ध्यान से, यहां से क्या हुआ, एक टर्न आउट, ये क्या हुआ? यहां से राइट टर्न, ओके सर। राइट टर्न जाता है तो यहां पर इसको बोला गया टंग रेल। ये जो रेल आई उसको क्या बोला गया? टंग रेल बोला गया, ओके। टंग रेल में टो और हील दो पोर्शन होंगे, ये हो गया टंग रेल का टो, ये हो गया हील। टंग क्यों बोला गया? ये अपनी टंग के जैसे रहता है, टो की तरफ क्या रहेगा सर? ये मोटा, उसके बाद ये हील की तरफ क्या? पतला रहता है। तो टंग जैसा दिखा तो इसको बोल दिया गया टंग रेल, ओके। अभी देखना ध्यान से, जहां से ये डायवर्जन चालू हो रहा है, टर्नआउट का, उस पॉइंट को बोला जाता है स्विच और ब्लेड्स। क्या पॉइंट को बोला जाता है? स्विच और ब्लेड्स, ओके। तो अभी देखो ध्यान से, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? स्ट्रेचर बोला गया, ओके सर। अभी देखो ये टंग रेल, ये पूरी ये टंग रेल है। आगे हम जब जाते हैं तो इस यहां ये नोजिंग टाइप की दिख रही है आपको, ये नोजिंग टाइप की, तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग, और यहां पर आप नोजिंग भी इसको बोला जाता है, ये क्रॉसिंग हो गई, ठीक है।
यहां पर एक्स्ट्रा रेल्स प्रोवाइड की गई है, एक ये रेल और एक ये रेल, तो इनको बोला जाता है चेक रेल। ये एक्स्ट्रा रेल प्रोवाइड की गई ताकि आसानी से क्या हो सके सर, वो आसानी से जब पहिए एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, टर्न करते हैं, तो वो आसान बना सके, तो चेक रेल। अभी देखो आपको यहां पर यहां पर ये रेल्स बनाई, इनका नाम है विंग रेल। विंग रेल क्या करती है सर, जब ये टायर जाता है और टायर मुड़ता है, टायर क्या करेगा, जो व्हील है वो क्या करेगा, मुड़ेगा। तो जब व्हील मुड़ेगा तो उसका अलाइनमेंट सीधा रहे, अलाइनमेंट खराब ना हो जाए, तो वो पटरी से उतर ना जाए, इसलिए विंग रेल बना दी जाती है ताकि आसानी से इस पर आए और फिर यहां से यहां पर मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, विंग रेल का काम हो जाता है। क्लियर, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। नाउ अभी देखो ध्यान से, अगर बात करूं टंग रेल की, अगर मैं बात करूं टंग रेल की, तो आप बोलोगे टंग रेल इज टेपर्ड हैविंग टो एट वन एंड एंड हील एट द अदर एंड, इट इज फिक्स्ड एट हील एंड कैन मूव और रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। तो बोलोगे जो टंग रेल है वो टेपर रहती है। ये देखना ध्यान से, क्या लिख के दिया, अब ये एक एक स्टेटमेंट में सारी चीजें आपको यहीं क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ते जाना। टंग रेल इज टेपर्ड हैविंग टो एट वन एंड एंड हील एट द अदर एंड। फिर बोलता है कहां फिक्स होगा, हील पर टंग रेल फिक्स रहती है। एंड कैन मूव और रोटेट अबाउट 2 पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकती, सॉरी इसी पॉइंट के अबाउट हील पर फिक्स रहती है और उसी के अबाउट ये रोटेट कर सकती है हील के अबाउट। ठीक है, फिर आता है स्टॉक रेल। स्टॉक रेल क्या है, द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट अलाइनमेंट, जो भी स्ट्रेट अलाइनमेंट है अगेंस्ट विच द टंग रेल फिट्स। तो ये देखो अगेंस्ट विच टंग रेल फिट्स, यहां से सवाल उठा लिया था उसने, यही ऑप्शन में लिख के दे दिया। तो बोलेगा द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट अलाइनमेंट अगेंस्ट विच द टंग रेल फिट्स इज नोन एज स्टॉक रेल, उसको क्या बोल दिया जाएगा, स्टॉक रेल बोल दिया जाएगा। इसके बाद आता है विंग रेल। क्या विंग रेल क्या है, Wing rails help in channelizing the wheels in their proper routes and direction meant for their movement. These rails guide the wheel path for movement of trains. तो विंग रेल का क्या काम है, फिर से पढ़ो। विंग रेल्स हेल्प इन चैनलाइजिंग, ये देखो बोला था आपको, चैनलाइज करना किसको, व्हील्स को, इन देयर प्रॉपर रूट्स, एक रूट पर ये चलती जाएं, एंड डायरेक्शंस मींट फॉर देयर मूवमेंट। दीज रेल्स गाइड, ये गाइड जैसा काम करते हैं, पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ रेल। ठीक है, अब आती है गार्ड रेल। गार्ड, अब ये गार्ड और विंग में कंफ्यूज मत होना। गार्ड रेल हमेशा रेलवे ब्रिज में यूज होगी। गार्ड रेल कहां यूज होगी, हमेशा रेलवे ब्रिज में यूज होगी। लेकिन विंग रेल है वो आपको सतह पर देखने को मिल सकती है, और वो क्या काम करती है सर, वो चैनलाइज करती है मूवमेंट को। ये गार्डिंग जैसा काम जरूर कर रही है, लेकिन इसका नाम विंग रेल है। गार्ड रेल क्या है, पढ़ो इसको। गार्ड रेल्स आर एक्स्ट्रा रेल्स प्रोवाइडेड ओवर ब्रिजेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड डेंजर इन केस ऑफ डिरेलमेंट अकरिंग ऑन द ब्रिज। तो गार्ड रेल का काम क्या है, गार्ड रेल्स आर एक्स्ट्रा रेल्स, ये एक्स्ट्रा रेल्स होती हैं प्रोवाइडेड ओवर ब्रिजेस। कहां प्रोवाइड की जाती है, ध्यान से देखना, ब्रिज पर प्रोवाइड की जाती है, टू प्रिवेंट डैमेज एंड डेंजर इन केस ऑफ डिरेलमेंट अकरिंग ऑन द ब्रिज। तो डिरेल ना हो पाए रेल, उस टाइम पर गार्ड रेल का काम आता है, ब्रिज पर काम की जाती। तो ये सारी रेल्स के बारे में बता दिया। पूछा गया था सवाल में कि स्टॉक रेल कहां फिट होती है, आप बोल दोगे अगेंस्ट द टंग रेल, अगेंस्ट द टंग रेल, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, यहां से सवाल बन गया। देखो एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या, ये जो आपको लाइन डायग्राम दिखाया था उसका मैंने आपको रियल पिक्चर भी दिखाई। ये जो स्ट्रेट ये पाथ जा रहा है, ये आपकी स्टॉक रेल है, ये आपकी स्टॉक रेल है। क्लियर, ये देखो ये स्टॉक रेल है और ये स्टॉक रेल है, तो लिख के दिया ये स्टॉक रेल, यहां पे भी लिख के दिया स्टॉक रेल। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये जो एक्स्ट्रा रेल्स लगा रखी हैं, एक्स्ट्रा रेल यहां लगाई, इसको बोलते हैं चेक रेल। ओके, अभी ये विंग रेल क्या है सर, ये जो विंग रेल दिख रहा है आपको, ये विंग रेल, और ये क्या है, क्रॉसिंग नोज और फ्रॉग ऑफ टर्नआउट, क्रॉसिंग नोज और फ्रॉग ऑफ टर्नआउट। क्लियर है। ओके, नाउ ये सारी चीजें आपको बता दिया है, स्विच रेल्स वगैरह जो क्या होता है, ये सारी चीजें दिखा दी, एक बार देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 53, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड फॉर इंडियन रेलवेज इज। तो बोल रहा है इंडियन रेलवेज में कौन सा ट्रांजिशन कर्व का शेप यूज होता है, तो आप बोलोगे सर स्पाइरल होता है हाईवे में, और इंडियन रेलवे में कौन सा होता है, स्पाइरल होता है हाईवे में, और इंडियन रेलवे में क्यूबिक पैराबोला यूज होता है रेलवेज में। क्यूबिक पैराबोला किसमें, रेलवेज में यूज होता है। दोनों सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, क्यूबिक पैराबोला
किसके लिए? रेलवेज और हाईवे में स्पाइरल कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। On a rail alignment, a transition curve is to be provided to join the ends of 3.95 degree curve with the straight। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ था, ओके, उसमें ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर ये कर्व पाथ में जोड़ना था, तो ये कर्व पाथ में एक स्ट्रेट पाथ को जोड़ने के लिए कौन सा कर्व यूज होता है? सर ट्रांजिशन कर्व यूज होता है। कितनी डिग्री का कर्व था? जो ये वाला सर ऑलरेडी जो ये कर्व था उसकी जो डिग्री थी d इज इक्वल टू 3.95 डिग्री थी। इसको जोड़ने के लिए एक ट्रांजिशन कर्व यूज होता है, किससे? स्ट्रेट पाथ से। इतनी बात समझ आती है। द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 150 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना लिख रखा है इसने? 150 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लिख रखा है, ओके। द ऑफसेट ऑफ द कर्व एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ऑफसेट कर्व का क्या है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्स की वैल्यू दी है 60 सेंटीमीटर, ऑफसेट पूछ रहा है, ऑफसेट की वैल्यू पूछ रहा है। y इज इक्वल टू क्या होगा? ऑफसेट क्या होता है? y फ्रॉम द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? शुरुआत ऑफ द कर्व। तो बोल रहा है कर्व के शुरुआत, जहां से कर्व शुरुआत हो रहा है उसके 60 सेंटीमीटर दूरी पर, उसकी 60 सेंटीमीटर दूरी, एक कोऑर्डिनेट दे रखा 60 सेंटीमीटर, उस दूरी पर ऑफसेट क्या होगा? ये सवाल पूछ रहा है। तो स्ट्रेट से आपको एक कर्व को जोड़ना है, उस कर्व के लिए आपने एक ट्रांजिशन कर्व का यूज किया जोड़ने के लिए। सर इस कर्व की डिग्री जो दी हुई है 3.95 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है यहां से एक कोऑर्डिनेट, एक डिस्टेंस पर जाओ, कितना डिस्टेंस? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वहां ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल पूछता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस केस में क्या करोगे आप? सर इस केस में मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए ऑफसेट, तो सॉरी ऑफसेट, हाँ सर ऑफसेट की वैल्यू चाहिए। तो ऑफसेट क्या होगा? सर ऑफसेट होता है y विच इज इक्वल टू होता है x³/6rl, x³/6rl, ओके। r क्या है? सर r है रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है। सर मुझे r कैसे मिलेगा? मैं 1720 बाय d कर दूंगा, डिग्री से डिवाइड कर दूंगा, मुझे r मिल जाएगा। सर 1720 बाय d की वैल्यू कितनी है? 3 पीछे दिया है कितना? 3.95। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? तो आप बोलोगे कितना? 1720 डिवाइडेड बाय 3.95 कितना? 435.4। कितना? 435.44। ये आ गया आर मीटर में आपका, ओके। सर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो दे रखा है, तो y की वैल्यू आपका काम बन गया 60, पुट किया आपने सेंटीमीटर में, किसमें? सर 60 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय 6 इंटू आर। 6 इंटू आर कितना है आपके पास? 6 इंटू आर कितना है आपके पास? ये 435.44, ओके। इसको भी किस में पुट करोगे आप? 100 इंटू सेंटीमीटर हो गया, इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 150 मीटर पीछे दे रखा है, तो 150 इंटू 100 कर दोगे, क्यों? सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 60 इंटू 60, ओके, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 435.44 इंटू 100 इंटू 150 इंटू 100 कितना आएगा? y की वैल्यू आएगी आपके पास, y की वैल्यू आएगी कितनी आपके पास? 55.11 सेंटीमीटर। y की वैल्यू कितनी आएगी? 55.11 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, इसमें आपको ये रुको, ये सेंटीमीटर में पुट करना है, ये x देखो x सेंटीमीटर में पुट करो, और सर r और l की दोनों वैल्यू मीटर में ही पुट करोगे तभी आंसर है। ये स्टैंडर्ड है, ओके। रुको एक मिनट, इसको मिटाता हूं मैं, ये देखो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो आपने आया 55.11 सेंटीमीटर, तो आपने टिक लगा दिया। सर 55.15 दिया हुआ है, तो लो, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑफसेट की वैल्यू आपने निकाल लिया, ऑफसेट की वैल्यू आपने निकाल ली है, ओके। नेक्स्ट, अभी देखो एक चीज और पूछी जाती है। एक चीज क्या पूछी जाती है? ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं आपसे कि स्लोप की वैल्यू, यहां से पूछ लेगा अगर स्लोप क्या है,
स्लोप क्या होगा कर्व का, तो स्लोप क्या होता है सर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होता है स्लोप। तो y का क्या किया आपने dy डी एक्स, तो 3x स्क्वायर अपॉन 6rl, 3x स्क्वायर अपॉन 6rl, तो 3 से ये गया 2, 3 से ये गया 2, तो कितना बचेगा सर आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 2rl हो जाएगी। ये डायरेक्ट सवाल ये भी पूछ लिया जाएगा, ऑफसेट पूछेगा तो ये, और स्लोप पूछ लिया तो x स्क्वायर बाय 2rl। क्लियर, ठीक है चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ सेफ स्पीड ऑन ट्रांजिशन कर्व्स फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज इन किलोमीटर पर आवर यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको इनमें से चूज करना है ब्रॉड गेज और किसके मीटर गेज के लिए किसकी वैल्यू, सेफ स्पीड की वैल्यू। अभी देखो ध्यान से, क्या अगर मैं बोलूं आपको, देखो कुछ चीजें यहां पर याद करनी पड़ेंगी। देखो क्या पूछा है, सबसे पहले उसने बोला कि आपको सेफ स्पीड बताना है, पहला चीज। दूसरी चीज यहां पर कौन से कर्व की बात कर रहा है, वो ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहा है। कौन से कर्व की बात कर रहा है, ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व की उसने बात करी। और ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज, ओके। तो अभी देखना ध्यान से, जब कभी भी सेफ स्पीड की बात आती है तो मार्टिन साहब आते हैं, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया सेफ स्पीड के लिए। तो क्या क्या कंडीशन है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है। देखो एज पर मार्टिन्स फॉर्मूला सेफ स्पीड कैन बी गिवन एज फॉलो। कैसे, फॉर लो स्पीड, अभी देखो मार्टिन बोलता है अगर लो स्पीड का केस है कि ए केस के अंदर पढ़ेंगे 100 किलोमीटर पर आवर से कम अगर स्पीड है तो आप बोलोगे ऑन अ ट्रांजिशन कर्व डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर एंड द स्पीड फॉर ट्रांजिशन कर्व्स कैन बी गिवन बाय। तो आपको पहला केस क्या सर, पहला केस तो यह है कि लो स्पीड की बात है, लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर अगर होता है तो उस समय फिर आप देखोगे ट्रांजिशन कर्व के अंदर मीटर गेज या ब्रॉड गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों के लिए जो सेफ स्पीड की वैल्यू होती है वो कितना 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 किलोमीटर पर आवर और 4.4 अंडर रूट आर माइनस 70, 4.4 अंडर रूट आर माइनस 70 ये वैल्यू होती है किसकी, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के लिए। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट अगर नैरो गेज की बात करेगा तो आप बोल लोगे यही वैल्यू 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये किसकी बात चल रही है, अभी तक ट्रांजिशन कर्व की ही बात चल रही है। क्लियर है, तो आपने लो स्पीड के अंदर आया ट्रांजिशन कर्व के अंदर मीटर और ब्रॉड के लिए सेम और नैरो गेज के लिए वैल्यूज सेफ स्पीड की होती है। अभी देखो आपका जो कर्व है ये यहां पर ये जो नैरो गेज है वहां पर जो स्पीड रहती है मैक्सिमम स्पीड नैरो गेज के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा नहीं होती। तो वैसे ही हमने लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे थे, तो नैरो गेज में तो वैसे ही कम स्पीड पर व्हीकल को मूव करना है, ट्रेन को मूव करना है, तो वो कितना 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड इसमें होगी। अभी देखो ट्रांजिशन कर्व चेंज हुआ, अभी भी स्पीड की वैल्यू कम है, स्पीड की वैल्यू लेस देन 100 ही चल रहा है, लेकिन नॉन ट्रांजिशनल कर्व आ जाता है। तो इस केस में क्या करोगे, आपने जो भी अभी वैल्यूज निकाली थी मीटर गेज ब्रॉड गेज के लिए क्या था 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 और नैरो गेज के लिए क्या है 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6, इन वैल्यू को निकालोगे और इनका 80% निकाल लोगे, 80% नॉन ट्रांजिशन कर्व में क्या दे दोगे ये वैल्यू। ट्रांजिशन कर्व में स्मूथ ट्रांजिशन होता है इसलिए आप वहां पर स्पीड ज्यादा कर रख सकते हो एज कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन कर्व। तो 80% ऑफ द अबव गिवन स्पीड्स फॉर रिस्पेक्टिव गेजेस। क्लियर नाउ। अब देखो आपने क्या किया, ए क्या था, ए था फॉर लो स्पीड। अब अगर हाई स्पीड आ जाता है तो ये ध्यान से देखना किस में टिक लगवाएगा, फॉर हाई स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा अगर स्पीड है तो आप बोल लोगे v इज इक्वल टू 4.58 अंडर रूट आर, 4.58 अंडर रूट आर किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्लियर बात समझ में आती है। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, अभी कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा था 55 था, ये वाला 55 था, क्वेश्चन नंबर 55 था। अब 56 पर आए आप देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कर्व्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट कहां लिखा हुआ है ये देखो, आपको रेलवे ट्रैक के करस्पॉन्डिंग या कर्व्स आप क्या कर रहे हो, कर्व को प्रोवाइड करा रहे हो रेलवे ट्रैक में, कर्व को प्रोवाइड करा रहे हो रेलवे ट्रैक में, इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कर्व को प्रोवाइड करा रहे रेलवे ट्रैक में कौन सी बात सही लिखी है इन चारों में। देखो क्या
सर कांट एक्सिस, जो कांट एक्सिस है ब्रॉड गेज के लिए, शैल नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 105 mm। तो ये बात तो गलत हो गई। क्यों सर? जो कांट एक्सिस की वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए होती है वो 75 mm होती है। क्या 75 mm होती है, 105 mm नहीं होती। कांट एक्सिस की वैल्यू, किसकी वैल्यू? कांट एक्सिस की वैल्यू। ओके, नाउ मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व्स फॉर ग्रुप ए ब्रॉड गेज ट्रैक इज 4000 मीटर। तो बिल्कुल सही बात है, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए आप ग्रुप ए की अगर बात करोगे तो मिनिमम रेडियस की वैल्यू 4000 मीटर ही होती है। क्लियर? नैरो गेज के लिए 2500 मीटर और मीटर गेज के लिए 3000 मीटर, सॉरी ग्रुप बी के लिए 3000 और ग्रुप सी के लिए 2500 मीटर होता है। अभी आपको दिखा दूंगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे ब्रॉड गेज रेलवे बोर्ड इज 1/10 ऑफ गेज। 1/10 ऑफ गेज मतलब आपने बोला सर ब्रॉड गेज में जी की वैल्यू कितनी होती है? 1676 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, या एमएम लिख दूं क्या? अगर 1.676 मीटर लिखता तो इसको अगर मैं हटा दूं, इसको 167.6 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? यस सर। इसका 1/10 करो, इसका 1/10 कितना हो जाएगा सर? 16.7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? यस सर। तो क्या बोल रहा है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड इज 1/10 ऑफ गेज। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही लिखा है, बस एक शब्द ने गड़बड़ी कर दी। ये मिनिमम ना लिखा होके अगर ये मैक्सिमम लिखा होता, अगर ये मैक्सिमम लिखा होता आपका काम बन जाता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1/10 से 1/12 ऑफ गेज के बराबर ले ली जाती है। क्लियर हुई ये बात? नाउ तो इसलिए स्टेट ये सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी क्या लिखा है? द स्पीड पोटेंशियल ऑफ कर्व इज गिवन बाय फॉर्मूला E बराबर v²/127r वेयर E इज द सुपर एलिवेशन इन mm। तो E स्पीड पोटेंशियल नहीं है, ये तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू दी हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो आपको एक एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल पूछा गया, उसके बाद टीसीएस पैटर्न जो लगातार सवाल पूछ रही है वहां से डायरेक्ट कॉपी होकर पूछा जाने वाला ये सवाल हो गया है। एक एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूं। देखो स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? द मैक्सिमम अलाउएबल कांट एक्सिस, तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना, मैक्सिमम अलाउएबल कांट एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे मैक्सिमम अलाउएबल कांट एक्सिस की वैल्यू बीजी बराबर 75 mm। ओके, फॉर मीटर गेज के लिए 50 mm और नैरो गेज के लिए 40 mm। पीछे 105 दिया था, 75 mm होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है? देखो बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ब्रॉड गेज। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, हाँ, मिनिमम वैल्यू, किसकी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर वेरियस ग्रुप्स। क्या होगा? ग्रुप ए के लिए 4000 मीटर, ग्रुप बी के लिए 3000 मीटर, ग्रुप सी के सी डी और ई तीनों ग्रुप के लिए 2500 मीटर हो जाएगी। ए के लिए 4000, बी के लिए 3000, सी डी ई के लिए 2500 मीटर होती है। किसके केस में? ब्रॉड गेज के केस में। ब्रॉड गेज के केस में 3 ग्रुप आपने डिवाइड करिए, उनके हिसाब से आपने रेडियस बता दिया है। 4000 बोल रहा था, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्यों फॉल्स है? देखो द मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखा है यहां पर? यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ डिफरेंट गेजेस इज गिवन बिलो। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। क्या? ट्रैक आपको लिख के दिया स्पीड की वैल्यू लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज के लिए जब 120 से कम स्पीड है 16.5 सेंटीमीटर होता है, और आपको यहां पर यही बताया क्या? यस सर, 167.6 सेंटीमीटर एक जी की वैल्यू होती है ब्रॉड गेज में। इसका 1/10 किया तो 16.7 सेंटीमीटर हो गया, और ये वैल्यू 1/10 है क्या इसके? हाँ सर 1/10 है, सही लिखा था, बस ये मिनिमम वर्ड गलत हो गया। तो यहां क्या होना था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन था 16.5 सेंटीमीटर, और ये 18.5 सेंटीमीटर कब? जब 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो। ये सुपर एलिवेशन की बात है। पीछे आपको जो टेबल दिखाई थी 7.6 वाली, 7.6, 10, 5.1, 3.8, वो थी कांट एफिशिएंसी, मैक्सिमम कांट एफिशिएंसी। ये सुपर एलिवेशन की बात है। तो दोनों टेबल एक ही पेज में बना लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, मीटर गेज के लिए 10 सेंटीमीटर होता है, नैरो गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको बता दिया
दिया सुपर एलिवेशन की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड कर गई। क्लियर, ये तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्या, ये 20 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड इन इंडियन रेलवेज इन प्लेन्स इज। बोल रहा है मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट, जो भी मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट है वो क्या परमिट किया जाता है इंडियन रेलवेज में। तो रूलिंग ग्रेडियंट कौन सा ग्रेडियंट होता है सर? ये वो मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो हर इंजीनियर प्रोवाइड कराना चाहता है कि ये तो मैं प्रोवाइड कराऊं, इससे ज्यादा ग्रेडियंट नहीं देना चाहता मैं, तो ताकि जो ट्रैक्टिव एफर्ट है किसका, ट्रेन का, वो कंप्रोमाइज ना हो, उतने ही इंजन की कैपेसिटी से वो खींचते हुए चली जाए, किस पर चढ़ जाए, ग्रेडियंट पर चढ़ जाए ट्रेन, ऐसा। तो आप मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है सर? रूलिंग ग्रेडियंट 1/200 से लेके सर 1/150 तक दिया जाता है। क्लियर, अब जो वैल्यू नीचे होगी बड़ी होगी वही ग्रेडियंट छोटा होता है। समझ में आया? कैसे समझोगे? 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1.5/300। ओके, ये कितना हो जाएगा 1.5 का मल्टीप्लाई कैसे, इसको क्या करोगे, इसको एक काम करो 300 बनाना है, इसको ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 300 हो गया। ओके, दोनों का बेस, जो बेस है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा हुआ क्या? यस सर। तो मतलब 1/150 मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी रूलिंग ग्रेडियंट की। तो आप बोलोगे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 1/150 मैक्सिमम वैल्यू है रूलिंग ग्रेडियंट की। बात टर्म आता है क्या, ग्रेडियंट, टर्म आया ग्रेडियंट, सारे ग्रेडियंट यही क्लियर करो। मैं आपको यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन से दिखाया नहीं है कि ये क्वेश्चन है, आपको यहां से यहां जुड़ने से जो भी टर्म आ रहा है सारे क्लियर होते जा रहे हैं। पूरा रेलवे में ऐसे ही रिवाइज कराते जा रहा हूं आपको। देखो क्या, अब लिख के दिया टाइप ऑफ ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, ये वाला जो ग्रेडियंट है रेलवे ट्रैक्स में प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख के दिया, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट। ये कौन सा रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है अलाउड ऑन द रेलवे ट्रैक्स। स्टीप ग्रेडियंट requires powerful locomotives, hence steep gradient are avoided। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट होता है, इससे ज्यादा नहीं देना, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0.5% से 0.67% होती है, दैट इज 150 से 1/200। क्लियर। थर्ड क्या, फॉर हिली रीजन्स ये वैल्यू 0.67 से 1% कर दी जाती है, 1/100 से 1/150 ये वैल्यू हिली रीजन्स के लिए है। तो ये प्लेन के लिए बात कर दी, ओके, ये हिली रीजन्स के लिए बात कर दिया। क्लियर, यहां पर प्लेन्स के लिए पूछा गया था, प्लेन्स के लिए पूछा गया था। क्लियर है। नाउ अभी देखो क्या, मोमेंटम ग्रेडियंट, दूसरा ग्रेडियंट कौन सा आया आपका, मोमेंटम। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ऐसे ही एक जगह सारी चीजें मैं देते जा रहा हूं आपको। ओके, प्लेन और हिली के लिए एक जगह लिख लेना, फिर देखना मोमेंटम ग्रेडियंट क्या है। अभी देखो आपने क्या किया, एक ऐसा राइजिंग ग्रेडियंट दिया जिसके बाद जब ये फॉलिंग ग्रेडियंट आया, एक ऐसा राइजिंग ग्रेडियंट दिया कि उसके बाद जब फॉलिंग ग्रेडियंट आएगा तो यहां पर किसी भी ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ट्रेन भागती हुई चली जाएगी। तो उस राइजिंग ग्रेडियंट को, किसको, उस राइजिंग ग्रेडियंट को जिसके बाद ट्रेन अपने आप भागती हुई चली गई या ट्रेन को ऐसा मोमेंटम मिल गया, इस राइजिंग ग्रेडियंट को क्या बोल देंगे, मोमेंटम ग्रेडियंट बोल देंगे। यही सब इसमें लिख के भी दे दिया। इफ राइजिंग ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय द फॉलिंग ग्रेडियंट, द ट्रेन व्हाइल कमिंग डाउन इन फॉलिंग ग्रेडियंट एक्वायर्स sufficient momentum. This momentum gives additional kinetic energy to the train. This rising gradient is called momentum gradient. इस rising gradient को क्या बोलेंगे, momentum gradient बोल देंगे। It is steeper than the ruling gradient. ये steeper होता है ruling gradient से। Clear। तीसरा आया सर कौन सा, पुशर ग्रेडियंट और क्या, हेल्पर ग्रेडियंट। क्या नाम दे दिया, पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट। क्या मतलब सर, इन माउंटेनियस रीजन्स वेयर असिस्टेंट इंजन और पुशर इंजन और हेल्पर इंजन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेन इज नोन एज पुशर ग्रेडियंट। क्या मतलब सर, ये देखो माउंटेनियस रीजन है, यहां पर ट्रेन को चढ़ना है, ये एक ट्रेन जा रही थी, बिल्कुल सही बात सर, ट्रेन जा रही थी, क्या हुआ, इसको चढ़ाने के लिए एक ऐसा ग्रेडियंट था ये कि ट्रेन नहीं चढ़ पा रही थी, इसको धक्का लगाने के लिए हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए हेल्पिंग इंजन या पुशर इंजन एक पीछे लगा दिया जाता है। ऐसा ग्रेडियंट जहां पुशर इंजन की जरूरत पड़ जाए, हेल्पर इंजन की जरूरत पड़ जाए, उसको क्या बोल दोगे, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट बोल दोगे। तो इन जनरल फॉर 1 in 75 एंड अबव पुशर इंजन इज यूज्ड इन जनरल 1 in
in 75, for 1 in 75 and above pusher engine is used. pusher engine use होता है in general for 1 in 75 and above pusher engine is used. क्लियर है? जब ग्रेडियंट 1 in 75 से ज्यादा हो जाएगा तब आपको ये जो ग्रेडियंट है 1 in 75 से ज्यादा हो जाएगा तब आपको पुशर इंजन की जरूरत पड़ती है. क्लियर है? नाउ ग्रेडियंट. अब चौथा क्या? ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड. चौथा ग्रेडियंट कौन सा सर? ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड. स्टेशन यार्ड पर आपकी ट्रेन खड़ी हुई है तो एक मिनिमम ग्रेडियंट तो आपको देना पड़ेगा ताकि ड्रेनेज आसानी से हो जाए, पानी बह जाएगा, इकट्ठा ना हो. और इतना तो उसको दो, इससे मतलब इतनी वैल्यू आप दोगे. कितनी वैल्यू होती है? 1 in 400 होती है इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इतनी रखो. नहीं तो क्या होगी ट्रेन, अगर आपने इससे ज्यादा वैल्यू कर रख दी तो ट्रेन पीछे के पीछे धुड़क जाएगी. क्या? यस सर, पीछे के पीछे आ जाएगी. इसलिए क्या दिक्कत? आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर देते हो. तो क्या लिख के दिया? इट इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर यूज फॉर क्लीनिंग रेन. से सवाल पूछता है क्या काम है इसका? किसका? ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड का. तो आप बोलोगे ड्रेन ऑफ करना वाटर का. सेकंड, इट शुड बी सफिशिएंटली लो टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल्स एंड आल्सो टू प्रिवेंट एडिशनल रेजिस्टेंस एट द स्टार्ट ऑफ व्हीकल. ओके. maximum gradient permitted on the station yards is 1 in 400 to 1 in 1000. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार सवालों में पूछा गया कि स्टेशन यार्ड का मैक्सिमम ग्रेडियंट कहां से कहां तक वेरी करता है? 1 in 400 से 1 in 1000. क्लियर? नाउ नोट क्या? द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन रेलवे ट्रैक इज 1 in 400. रेलवे ट्रैक में मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है? 1 in 400. ये नोट करके लिखना. The gradient is limited to prevent the downward movement of standing vehicles on the track due to effect of gravity के कारण पीछे धुड़क के ना आ जाए. इन एडिशनल टू अबव, इसके ज्यादा मिनिमम ग्रेडियंट और कम से कम 1 in 1000 तो आपको देना ही है. ये कम ग्रेडियंट हुआ है, ज्यादा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1 in 400. इससे ज्यादा दोगे तो व्हीकल पीछे धुड़क के आ जाएगा. 1 in 1000 मिनिमम ग्रेडियंट, इतना तो दो, नहीं तो पानी वहां भर जाएगा, पानी नहीं बह पाएगा. तो 1 in 1000 मस्ट बी प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो. क्या? ऑर्डर पूछ लेगा किसका? डिफरेंट ग्रेडियंट्स इन रेलवेज का. तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा तो होता है जो ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड में प्रोवाइड कराया जाता है, वो सबसे छोटा. उससे बड़ा आता है रूलिंग ग्रेडियंट, उससे बड़ा आता है माउंटेनियस ग्रेडियंट, और उससे भी बड़ा आता है पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, उससे भी बड़ा आता है. ये भी सवाल पूछ लिया जाता है. तो ग्रेडियंट और उसके टाइप्स और उसके जो भी प्रोविजंस है सारे मैंने क्लियर कर दिए. पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी. टेलीग्राम का मैं क्यूआर भी दे देता हूं आपको और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो. नेक्स्ट चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. और पीडीएफ तो अपनी जगह है, मैं तो चाहता हूं आप एक कॉपी बना लो रेलवे की. जो भी चीजें मैंने मैराथन से लेके अभी तक बताई उनको एक जगह अपने पास लिख लेना ताकि आपका काम आसान हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. द ग्रेड कंपनसेशन ऑन अ 4 डिग्री कर्व ऑन अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज. बोल रहा है ग्रेड कंपनसेशन बताओ 4 डिग्री कर्व के लिए. तो जब भी ब्रॉड गेज की बात आती है तो ग्रेड कंपनसेशन होता है 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व. क्या? पर डिग्री ऑफ कर्व. ओके. जब भी बात आएगी किसकी? ब्रॉड गेज की. ठीक है. तो 0.04% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व. तो 0.04 1 डिग्री के लिए है. हमारे पास डिग्री अवेलेबल है 4, तो आप बोल दोगे ये कितना हो जाएगा? 0.16% हो जाएगा. क्या? ग्रेड कंपनसेशन. तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्या? बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्लियर है? नाउ अभी पूछा ब्रॉड गेज के लिए और डिफरेंट गेज के लिए ये लिख के दे दिया. ब्रॉड गेज के लिए वैल्यू कितनी होती है सर? अगर परसेंटेज वाइज पूछूं तो 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व. क्या लिख के दिया है? ये ग्रेड कंपनसेशन पर डिग्री ऑफ कर्व. ठीक है. अगर और रेडियस के फॉर्म में 70/r. ओके. मीटर गेज के लिए कितना होता है? 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व. पर डिग्री ऑफ कर्व. ओके. पर डिग्री ऑफ कर्व. और 52.5. नैरो गेज के लिए कितना? 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व. पर डिग्री ऑफ कर्व. और क्या लिख दोगे आप? 35/r लिख दोगे. क्लियर है ये बात? ओके.
अभी देखो जैसे आप वहां ग्रेड कंपनसेशन पढ़ते थे, ग्रेड कंपनसेशन का हाईवे में 75/R या 30+R/R, उसमें से जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको लेना है। तो सर वो जो वैल्यूज है वैसे ही आप रेलवे में भी पढ़ते हो डिग्री ऑफ कर्व, आप क्या ग्रेड कंपनसेशन। क्लियर, जो भी पूछा जाता है मैंने आपको यहां पर लिख के दे दिया। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट ही है, ये कौन सा था 59, अभी कहां लास्ट, रुको एक और बचा है, 2 और बचे हैं अभी। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वर्साइन ऑफ कर्व। वर्साइन ऑफ कर्व, एल क्या है, लेंथ ऑफ रेल ऑन द कर्व एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो वर्साइन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन पूछ रहा है। वर्साइन एक टर्म आया, क्या टर्म आया, कहां लिखा है, ये देखो वर्साइन एक टर्म आता है, ये वर्साइन, ठीक है, ये जानते हैं हम। सबसे पहले ये जानो वर्साइन क्या होता है। अगर मैं आपको एक सर्कल बना के दूं, क्या सर मैं ये आपको एक सर्कल बना के देता हूं, लो भाई ये सर्कल मैंने आपको बना के दिया, ठीक है। आपको इस सर्कल में मैं ऐसी 2 कॉर्ड्स बनाता हूं, ऐसी 2 कॉर्ड्स बनाता हूं जिन कॉर्ड को ये कॉर्ड ये बनाया मैंने, ओके, ये कॉर्ड एक कॉर्ड ये बनाया मैंने, ये इसको थोड़ा सा ये शिफ्ट किया, बहुत बढ़िया, और एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया, एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया, ओके, ये इसको थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा सा लो, ये कॉर्ड ये बना दिया मैंने। ऐसे ही मैंने बनाया इन कॉर्ड्स को कि अगर ये कॉर्ड C था तो ये C/2 यहां पर, ये C/2 यहां पर, ओके। तो आप बोलोगे मुझे वर्साइन चाहिए, तो आप ये जो पॉइंट रहेगा ना A, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ये दूरी रहेगी, इसको मैंने O लिख दिया, तो ये AO क्या कहलाएगा आपका, वर्साइन ऑफ कर्व। क्या सर, ये वर्साइन ऑफ कर्व कहलाता है। ये होता है वर्साइन का मतलब, ये इंजीनियरिंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, मैथ्स में आप पढ़ते हो, ओके। तो वर्साइन ऑफ कर्व की बात करता है तो आपसे बोलेगा कि वर्साइन का फॉर्मूला बताओ। तो आप क्या करोगे सर, लो मैं बताता हूं, H इज इक्वल्स टू L²/8R। H लिख दो या फिर V भी लिख देता, मैं V लिख देता हूं, स्टैंडर्ड है V, यहां सवाल में भले ही H पूछ लिया, V बराबर L²/8R। तो V क्या है सर, V वर्साइन है, ठीक है, वर्साइन है, ओके, एक डिस्टेंस है, ओके। तो आपसे बोलेगा कि यहां पर जो V की वैल्यू है, L की वैल्यू, L भी नहीं लिखता, L भी नहीं लिखता, रुको, यहां स्टैंडर्ड में तो C² लिख देता है, C²/8R। L और C एक ही बात है, तो यहां लिखेगा V, C और R, ये क्या है सर, मीटर में पुट कर दो या सेंटीमीटर में पुट कर दो, एक ही कहानी है। क्लियर है ये बात। तो ये V, C और R एक ही कहानी। अगर आपको बोले V इज इक्वल्स टू 125 C²/R, 125 C²/R, यहां पे क्या हुआ सर, आपको जो V मिलेगा वो mm में मिलेगा, और C और R आपने किस में पुट किए हैं, C और R आपने मीटर में पुट किए हैं। क्लियर है ये बात, C और R किस में, मीटर में पुट किए हैं आपने। क्लियर। नाउ V इज इक्वल्स टू 1.5 C²/R, क्या 1.5 C²/R, ये भी फॉर्मूला। इसमें जो आपको वर्साइन की वैल्यू मिलेगी, V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, V इंचेस में है, यहां पर V किस में है, इंचेस में है। जब आपने C और R की वैल्यू फुट में, फीट में क्या की है, इसमें पुट की है। क्लियर है ये बात। तो ये आपको डिफरेंट लिखा हुआ होगा, ये आपको पता होना चाहिए कैसे वैल्यूज मिल रही है, तो ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना। V की वैल्यू L²/8R भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं V की जगह H भी लिख दिया जाता है, वो यही बात है, और यही आपको क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है, एक ही चीज है। क्लियर है। तो सवाल में पूछा गया वर्साइन H है, कर्व लेंथ L बोल दिया और R, तो आप बोलेगा A, B, C, D कौन सा सही है, तो आप बोलोगे C विल बी करेक्ट ऑप्शन, H बराबर L²/8R। क्लियर है। तो डिफरेंट फॉर्म में भी आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C will be correct option। क्वेश्चन नंबर 60, which type of rail joints are generally provided on curves। तो इनमें से कौन सा रेल जॉइंट जनरली प्रोवाइड किया जाता है, all of the above, pitched rail joint only, एज जॉइंट्स ओनली, स्टैगर्ड रेल जॉइंट ओनली। तो आप जनरली कब कर्व्स की बात करें, अभी देखना ध्यान से, क्या अगर मैं आपसे बोलूं ये स्ट्रेट पाथ है, रेल का स्ट्रेट पाथ है, तो जब स्ट्रेट पाथ की बात की जाएगी तो आप हमेशा स्क्वायर ज्वाइंट बनाओगे। क्या सर, कौन से ज्वाइंट बना दिए आपने सर, स्क्वायर ज्वाइंट्स बना दिए। ठीक है, किसकी बात आई, स्ट्रेट पाथ की बात आई। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया,
कर्व की बात की गई। तो ये देखो, अगर मैं कर्व बनाऊं, अगर मैं ये देखो कर्व बना के दिया, यहां पर जो ये जॉइंट्स रहेंगे वो स्टैगर्ड जॉइंट्स बनाए जाते हैं कर्व में, क्लियर। लेकिन स्ट्रेट पाथ में स्क्वायर जॉइंट और कर्व पाथ में कौन से, स्टैगर्ड जॉइंट दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स कर्व पाथ में जनरली प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्लियर है। और डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स मैंने आपको पीछे बता दिए हैं, जॉइंट्स का डिस्कशन मैंने पीछे किया था, वहां भी आप देख सकते हो। अभी देखो स्टैगर्ड जॉइंट्स का क्या मतलब है। द जॉइंट्स इन ऑल रेल आर स्टैगर्ड एंड आरंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉइंट्स द रेल। तो देखो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्टली अपोजिट नहीं है, ये देखो स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, क्लियर है, स्टैगर्ड है, ओके। नाउ these joints are generally used on curved tracks as they reduce the centrifugal force pushing the track in the outward direction। क्या मतलब सर, ये जो जॉइंट है अभी इस पर जब कर्व पे चलोगे तो क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ फेंकना चाहता है, उससे बचाने के लिए ये जॉइंट्स लगाए जाते हैं, ये जॉइंट्स इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर देना है। स्टैगर्ड जॉइंट्स प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ एज कंपेयर टू स्क्वायर जॉइंट ऑन द कर्व के कंपैरिजन में, सॉरी स्क्वायर जॉइंट के कंपैरिजन में कर्व पर आप चलोगे तो स्टैगर्ड जॉइंट ज्यादा स्मूथ रनिंग देते हैं, क्लियर। तो ये मैंने आपको जॉइंट स्टैगर्ड भी बता दिया, क्लियर है। तो यहां पर मैंने आपको करीब करीब 60 क्वेश्चन के नंबर्स पे फिर से बोलता हूं मत जाओ, क्यों, क्योंकि आपको मैंने साथ ही साथ पूरी थ्योरी भी मैं रिवाइज कराते जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है सवालों में, जहां जहां पूछी गई है। आपने बोला सर डायरेक्ट कनेक्ट होना है, तो आपके लिए ये देखो, आपको स्कैन बस करना है, यहां पर जाके आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, यहां पर डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, भी इसको भी स्कैन करके आप जा सकते हो। अनअकैडमी पर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उसमें आपको बम्पर डिस्काउंट चाहिए, तो AB100 मेरा कोड है, आप इसको यूज करके भी वो डिस्काउंट ले सकते हो, क्लियर। ये बात हुई। अभी क्या मैंने आपके लिए आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमारे लिए क्या चाहिए है, एक बैच चाहिए जिससे हम असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी, बिहार पीएससी, सीजीपीएससी, जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, नेक्स्ट ईयर उनकी बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक बैच आपके लिए प्लान किया है। हमने लास्ट डे उस बैच से रिलेटेड आपसे डिस्कशन भी किया था, आपको बोला था कि एक गूगल फॉर्म भर दीजिए। गूगल फॉर्म इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां तो है ही है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डला हुआ है। उस गूगल फॉर्म को आप जरूर भरो, उससे पता चल जाएगा कि आप कितने कैंडिडेट्स हैं जो इच्छुक हैं ये बैच लेने के, तभी हमें मोटिवेशन आएगा और तभी हम अप्रूव करा देंगे कि ठीक है ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप 4 दिन के अंदर वो बैच के लिए गूगल फॉर्म में फिल कर देते हो तो 1 दिसंबर को हम वो बैच लॉन्च कर देंगे, क्लियर, ओके। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर है। यूट्यूब की जर्नी हमारी चलती रहेगी। आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें दिक्कत आती है, उन यूट्यूब पर हम वो कराते रहेंगे, तो उन छोटे टॉपिक्स को जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ क्या, गूगल फॉर्म को जरूर भरो अगर आप बैच चाहते हैं तो, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।